लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव की जंग शुरू हो गई है। आज देश भर के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। बुधवार को जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से ज्यादातर सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं और इनमें 3 बीजेपी, टीएमसी की 4, कांग्रेस की 2 और अन्य के पास 4 सीटें थी। यानी जिन 13 सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा सीटें थी। ऐसे में ये उपचुनाव भी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच नाक की लड़ाई बन गया है। उधर 7 राज्यों में उपचुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। हालांकि इसके लिए चुनाव की तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। खासकर दलित वोट पर सबकी नजर बनी हुई है। ऐसे में ये तय है कि यूपी में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिलेगी। देश भर में 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर बुधवार उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। भले ये उपचुनाव था, लेकिन मतदाताओं के जोश में कोई कमी नहीं थी। क्या आम और क्या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। बुधवार पर जिन सीटों पर उपचुनाव हुए उनमें से ज्यादातर सीटें लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। दरअसल कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए विधायकी छोड़ी थी, लिहाजा वो विधानसभा सीटें खाली हो गई। वहीं कुछ विधायकों के निधन के बाद विधानसभा सीट खाली हुई, जिसके बाद नए विधायकों को चुनने के लिए उपचुनाव कराया गया है। बुधवार को बिहार की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1, बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1 और हिमाचल की 3 सीटों पर मतदान हुआ। इन सीटों पर उपचुनाव के नतीजे 13 जुलाई को आएंगे। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आमने सामने हैं। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हंगामा हो गया। निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह की पत्नी ने प्रशासन पर एक उम्मीदवार के पक्ष में वोटिंग कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिस पर बूथ में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे के बाद चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर मौके पर पहुंचे। वहीं एक अन्य बूथ पर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प में एक दरोगा घायल हो गया। वहीं पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव की बात करें तो यहाँ बीजेपी और टीएमसी के बीच एक बार फिर से जबरदस्त टक्कर है। यहाँ 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ है। इन 4 सीटों में से 3 में बीजेपी विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल में ही खत्म हुए लोकसभा चुनाव लड़े थे। हालांकि उन्हें चुनाव में हार मिली। वहीं टीएमसी विधायक के निधन के बाद खाली हुई मनिकतला सीट पर भी उपचुनाव हुए हैं। बाई इलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में, नदिया जिला में। हम लोग 100% ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस इलेक्शन इस बार ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि आम आदमी का जो भ्रम था, जो उन लोगों को सोच था कि बीजेपी आएगा, कुछ करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बीजेपी कुछ नहीं कर रहा है। और जो मधुआ वस्तु समाज का लोग है, उन लोगों को लग रहा था कि हमारा सिटीजनशिप मिल जाएगा। जो सिटीजनशिप बीजेपी का कारण नहीं, 2003 में उसका प्रॉब्लम हुआ था कुछ, उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि बीजेपी सिटीजनशिप नहीं दे रहा है, उसको छीन रहा है। बंगाल में वोटिंग के दौरान आज चुनावी हिंसा देखने को मिली। पश्चिम बंगाल की रायगंज विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच झड़प हुई। वहीं हिमाचल के देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत दर्ज करेगी और तीनों सीटों पर परचम लहराएगी। वहीं कांग्रेस तीनों सीटों पर भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त। मैं बहुत उम्मीद में हूं। मैं देख रहा हूं कि बहुत उत्साह के साथ लोग मतदान कर रहे हैं। अभी जो सूचनाएं मिली थी उस सूचना के मुताबिक हमको जानकारी मिली है कि अभी 16% से ज्यादा मतदान हो चुका है और निश्चित रूप से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने अपने दबाव का पूरा इस्तेमाल किया है। और मैं इस बात को कहूं कि सारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई गई हैं।
हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा दिन थाने में बिठा के रखा, उनकी गाड़ियां थाने में जमा करके रखी, ना कुछ उस पर प्राप्त हुआ, ना कुछ उसमें मिला, लेकिन उसके बावजूद भी विधायकों के पीछे गाड़ियां लगा करके रखी थी। सिविल ड्रेस में पुलिस के जवान हमारे सीआईडी करने के लिए लगा के रखे थे, फोन सर्विलेंस पे थे। क्या नहीं किया गया इस चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश में सरकार के द्वारा? लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और हमीरपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। उपचुनाव की इस लिस्ट में मध्य प्रदेश का भी नाम है। यह सिर्फ एक उपचुनाव नहीं बल्कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच नाक का सवाल बन गया है। बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जीतने के बाद विधानसभा को भी जीत लेना चाहती है, वहीं कांग्रेस और कमलनाथ लोकसभा की हार का बदला लेने के मूड में हैं। उत्तराखंड में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी पिछली कामयाबी दोहराना चाहती है तो कांग्रेस ने भी पूरा दम लगाया है। को पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को और जब भी जरूरत हुई है मदद की है, सहायता की है और इस बार भी उत्तराखंड की जनता हमें आशीर्वाद देगी और दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, उत्तराखंड में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हो रहा है, बद्रीनाथ की बात करें हम या चमोली की बात करें, क्या सरकार की तैयारी है? नहीं, देखिए, ये जो मानसून का जो समय होता है वो हमेशा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होता है और भूस्खलन, आपदा, अतिवृष्टि आना, सड़कों का संपर्क मार्ग टूट जाना, जल भराव हो जाना, इस पर काम चल रहा है और लगातार मैं स्वयं भी समीक्षा कर रहा हूं और हमारे सभी विभाग भी, सभी अधिकारी भी, सभी हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग लगे हुए हैं। वहीं तमिलनाडु की विक्रंदी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में डीएम की जीत के लिए जी जान लगा दी है और एनडीए की सहयोगी पीएमके ने भी डटकर सामना किया। 7 राज्यों में उपचुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। हालांकि इसके लिए चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई, लेकिन यहां एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार टक्कर होगी। लोकसभा चुनाव नतीजे से उत्साहित समाजवादी पार्टी और इसके प्रमुख अखिलेश यादव का ध्यान पीडीए के फॉर्मूले को आगे बढ़ाने पर है। कांग्रेस भी यूपी में अपनी ताकत बढ़ाने की मुहिम में जुटी है। वहीं सूबे की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने उपचुनाव की जीत में अपनी साख बचाने की चुनौती है। इन उपचुनाव में दलित मतदाता एक अहम फैक्टर साबित हो सकते हैं। बीजेपी और सपा दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वही उपचुनाव से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद के उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो मध्य प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुका है। नतीजे 13 तारीख को घोषित किए जाएंगे। 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीट मौजूदा विधायक के निधन की वजह से खाली हुई हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा और मानिकतला में भी उपचुनाव हो चुका है। तो वहीं आज उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट, हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपोली और मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव संपन्न हुआ। इन 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। अन्य 10 में से कांग्रेस ने 2 और अन्य पार्टियों ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लोकसभा चुनाव में बहुमत से पीछे रहने के कारण बीजेपी पार्टी मनोबल बढ़ाने के लिए उपचुनाव में दमखम के साथ अपना दावा ठोक रही है। विपक्षी पार्टियां लोकसभा चुनाव की सफलता को बनाने की कोशिश में है, लेकिन जनता किसको देगी इन उपचुनावों में आशीर्वाद, ये तस्वीर 13 तारीख को साफ हो जाएगी। तो चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। हमारे साथ टीएमसी के नेता मोहम्मद एहतेशामुल हक जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली परीक्षा कह सकते हैं कि आज पहली परीक्षा हो रही है और परिणाम भी जल्द ही आ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में आप स्वयं को कहां देख पा रहे हैं? बहुत अच्छे सवाल
रेशु त्यागी जी, आज हमारे यहाँ 4 जो बाई इलेक्शन हुआ है तो हम समझते 4-0 समझ लिए, इसमें हम लोग जीत हासिल करेंगे। इसलिए कि बहुत ही समझ लिए यहाँ 65% से ऊपर कहीं मतलब रायगंज और बागदा और समझ लिए कि रानाघाट और कोलकाता में लगभग 63% वोटिंग हुई है। तो हम समझते हैं हमारी जनता जो यहाँ है, हमारे टीएमसी की जो कैंडिडेट है उनके हिमायत में वोट दी है और हम 4-0 से जीत हासिल करेंगे। रेशु त्यागी जी, 13 तारीख को जो हमारे पूरे भारत में 7 राज्यों में 13 सीटों में जो मतदान हुआ है तो समझ लीजिए हमारे बंगाल में 4 से हम लोग लीड करेंगे। और जनता जो है बंगाल में हमेशा ममता बनर्जी जो के एक सेकुलर नेत्री है, जो भारत की एकलौती महिला मुख्यमंत्री है, तो हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, हमारी समझ लीजिए आपने लोकसभा में देखा होगा कि हमें बहुत भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो समझ लीजिए कि हमें यहाँ 29 सीट मिला था लोकसभा में। कुछ 4 तारीख को जो रिजल्ट आया आपके सामने में आपने देखा होगा। चलिए ठीक है, उपचुनाव की बात कर रहे हैं सर, अभी लोकसभा पर नहीं जाते हैं क्योंकि बहुत लंबी हमारा बात हो जाएगी। और एक बार क्योंकि फिर जी रेशु त्यागी जी, मैं 4-0 का मतलब यहाँ समझ लीजिए कि जो 13 तारीख को जो खुलेगा तो इसमें हम लोग 4-0 की सबकत हासिल होगी और चारों की सीट में हम लोग। चलिए ठीक है सर, ये दावा तो सभी कर रहे हैं, ये दावा बीजेपी भी यहाँ पर कर रही है और सीधे सीधे इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच जो मुकाबला है वो डॉक्टर विजय खेरा जी अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की मानिकतला, रायगंज, रानाघाट दक्षिण और बगदा 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और इन 4 सीटों में से 3 बीजेपी विधायक सत्तारूढ़ टीएमसी में शामिल हो गए थे और हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन चुनाव हार गए थे। इन चारों सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टीएमसी कह रही है कि हमारा किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, सारी सीटें ममता दीदी की झोली में भरने का जनता कार्य कर चुकी है, बस 13 तारीख को ऐलान होना शेष बचा है। हाँ, वो जहाँ तक ये कह रहे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, तो टीएमसी से गुंडागर्दी में मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं कर पाएगा। दादागिरी, गुंडागर्दी, अभी तक देखो कितने सारे रिमार्क हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ लिखे, पीछे गवर्नर ने लिखा, सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, उस इंक्वायरी के खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी पे भरोसा नहीं करके यानी फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इनको भगा दिया। इन हालातों में ये गुंडागर्दी से जीत जरूर जाते हैं, लेकिन ये सीटें हमारी थी, हमको फिर मिलेंगी क्योंकि वो लोगों को रिजेक्ट कर दिया है जनता ने। अभी लड़ चुके हैं वो, अगर ना लड़े होते तो थोड़ा बहुत चलो उम्मीद होती कि शायद वो जीतेंगे, कौन जीते, अभी हाल तो आपको उनको रिजेक्ट करके फेंक दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ भी अभी वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो धीरे धीरे पैर जमाए हैं वो बराबर मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो वेस्ट बंगाल में हमारे पास इनके पास कुछ है नहीं और हमारे पास कुछ होने को है नहीं, हमने तो पा ही लेना वो सीटें। बाकी रहा और का बिहार में हमारी परफॉर्मेंस अभी लोकसभा में इतनी अच्छी रही है, वो अभी भी रहेगी और वो रिपीट हो जाएगी। हालांकि वहाँ एक ही सीट है, लेकिन उत्तराखंड का जहाँ तक सवाल है, मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, हिमाचल में जहाँ तक सवाल है, यहाँ तो हम लोगों ने इन लोगों की पूरी लुटिया डुबो दी, पूरा का पूरा इन लोगों का पट्टा ही साफ कर दिया है। तो इन तीनों जगह पे तो इनको एक सीट मिलने वाली। चलिए, आपने मध्य प्रदेश की बात की, मैं इसको लेकर रोहन जी के पास जाऊंगी, उनसे मैं जरूर यहाँ पर सवाल करूंगी, लेकिन अभी जो आपने यहाँ पर बातें की कि ये गुंडागर्दी करने में मुकाबला नहीं कर सकते हैं क्योंकि टीएमसी के ऊपर इस तरह के जो आरोप हैं लगातार मोहम्मद एतेशामुल हक जी लगातार लगे हैं। और देखिए रानाघाट दक्षिण के पायरा डांगा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर नकाबपोश द्वारा हमला करने और तोड़फोड़ करने का मामला भी आज सामने आया। बागदा में बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी पर हमला हुआ। सर, कोई भी चुनाव शांति से क्यों नहीं हो पाता है बंगाल में? सुकांत मजूमदार ने भी टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और यही बातें अभी विजय खेरा जी भी कह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात है रेशु त्यागी जी जो अभी विजय जी जो बोल रहे हैं, अभी आए नेशनल डिबेट चैनल पे इस तरह से बात बोल रहे हैं, उन्होंने शब्द जो प्रयोग किया, इस्तेमाल किया, गुंडा, कितनी अभद्र। देखिए, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का इस तरह का वाणी, इस तरह का माने समझिए चैनल में बैठे के हमें बहुत ही अफसोस होता है कि ऐसे लोगों का कम से कम मर्यादा माने संयम रखना चाहिए। जिस हिसाब से डिबेट में एक अच्छे पैनलिस्ट आते हैं, लेकिन इनकी तो जो भाषा इनकी जो है, तो हमारे ये
ये तमाम चैनल के माध्यम से, एपीएन के माध्यम से देखेंगे लोग, तो देखिए सबसे पहले मैं तो टिप्पणी करता हूँ कि इन्होंने जो गुंडा शब्द का प्रयोग किया, ये कितनी अभद्र भाषा है। मैं इनकी कंडेम करता हूँ कि इन्हें सबसे पहले जबान, देखिए कोई भी पार्टी हो, कहीं भी ये जनता जो है हमें चुन कर करके ये समझ लिए कि जनादेश देती है, लेकिन इस तरह से पैनल में बैठे हुए इस तरह का अभद्र भाषा के मतलब गुंडा शब्द का उन्होंने यूज किया। अब आपने जो रेशु त्यागी जी, देखिए जिस तरह से बागदा का जो कहा, बागदा का जो कैंडिडेट के ऊपर जो हमला, उनके खुद के लोग, देखिए ऐसा है ना कि क्या है कि टीएमसी को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी कोई भी मतलब षड्यंत्र रच सकती है। मतलब क्या आपका कहने का मतलब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी षड्यंत्र रच सकती है, अपने ही कार्यकर्ताओं को पिटवा देगी, अपने ही कार्यकर्ताओं की गाड़ियों पर हमला करवा देगी क्या सर? एकदम कुछ भी कर सकती है। देखिए सीट हासिल, उनके पैर तले जमीन नहीं है, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। सीट हाथ ये तो क्रिश्चियानी बिल्ली खम्बल हो जाए, क्या करेंगे? उनको किसी न किसी से टीएमसी को बदनाम करने की है। अब रहा सुकांतो मजूमदार तो समझ लिए कि इस तरह का नफरत वाली बात कर रहे हैं। अब आपको मैं एक बात, अच्छा ठीक है सर, एक लाइन में जवाब दे दीजिए इनकी बातों पर डॉक्टर विजय खेरा जी, क्योंकि ठीक है सर, रोहन जी हमारे साथ डिबेट में बैठे हैं ना सर, उनसे भी चर्चा करनी है। डॉक्टर विजय खेरा जी एक लाइन में प्लीज जी। देखिए पहली बात है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं की ना। अब उससे ऊपर और कौन अथॉरिटी हो सकती है जो फैसला देगी कि कौन क्या कर रहा है? तो हाई कोर्ट खुद की ऑनरेबल हाई कोर्ट की ऐसी टिप्पणी आपके खिलाफ गई है जिसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सीबीआई इंक्वायरी के खिलाफ भी जाना पड़ा आपको, और आपको कोई राहत नहीं मिल रही है वहाँ से। ये सच नहीं है क्या कि जब इनके यहाँ गई थे, जब छापा पड़ा था तो पूरी के पूरी केंद्रीय मशीनरी को, सरकारी अफसरों को घेर के आपने मारने की कोशिश की थी? क्या ये सच नहीं है कि गवर्नर हाउस में ममता जी खुद गुंडे लेके घुस गई? क्यों? पर हमसे आप कह रहे कि हम गुंडा नहीं कहें, गुंडागर्दी नहीं थी क्या? सब सामने तो है आपके, मैं कुछ जबरदस्ती चार्ज नहीं लगा रहा हूँ, ये हुआ है और हुआ है तो आप उसको मानो, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, आप ठीक है सर, इन चीजों से आगे बढ़ते हैं। कई और सीटें हैं, इनको लेकर भी हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। और मोहम्मद एहतेशामुल हक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए, और हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी भी इस चर्चा में अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज उपचुनाव हुए हैं, ऐसे में जीत के दावे लगातार तमाम पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। और रोहन सिंह जी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी उपचुनाव हुआ है, और इन दोनों राज्यों में ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की नाक का सवाल बन गया है। लोकसभा में मध्य प्रदेश में सर आप कुछ विशेष कमाल नहीं कर पाए, पर क्या लगता है कि इस बार जनता का आशीर्वाद आपको मिल पाएगा जिस तरीके से आज उपचुनाव हुए हैं? और वैसे भी राहुल का जो बदला अंदाज है वो काफी लोगों को रास आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार ये सीट आप निकाल पाएंगे? लगी जी, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पिछले मेरा सवाल, हाँ रोहन जी आपसे है जी। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश को चला रही है, जिस तरह से उसने संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, उनके लोगों ने जिस तरह से बनी हुई जो तरीके थे, कन्वेंशन से उनको तोड़ा, उन्होंने एक तरीके से डर का शासन स्थापित किया। तो ये इसके खिलाफ ये रिबेलियन था, ये जो 2024 के जून में रिजल्ट आया है, और यही अब आगे बढ़ता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बुरे दौर में आने वाली, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये जो चुनाव में पोलिंग हुई है पहाड़ों पे, सबने देखा ना, हिमाचल प्रदेश अभी जहाँ पर हमारी 5 महीने पहले सरकार आई थी, वहाँ पर हम लोग लोकसभा चुनाव उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन सबने देखा कि जिनको चुन के भेजा, जिनको सरकार थी, वो कैसे पहाड़ों की ख्याल रख रहे हैं। पहाड़ों पर पूरा मतलब जब से अभी मानसून आया, हमें लगता है उत्तराखंड, हिमाचल, ये सारे पहाड़ों में तबाही आई हुई है। सरकार जितना हल्ला मचाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत आपने देख लिया, लखनऊ से लेके गाजियाबाद, दिल्ली तक पूरा सब आपकी स्थिति सबके सामने है। देश की जनता बहुत समझदार है, महंगाई अभूतपूर्व है, बेरोजगारी अभूतपूर्व है, लोग कष्ट से गुजर रहे हैं। तो जो जनता के मुद्दे हैं, जनता को वोट करना है, जनता को मालूम है
क्या सही और क्या गलत है। तो हमें जनता के ऊपर भरोसा है, जनता की समझदारी भरोसा है। निश्चित तौर पे भारत की जनता अपना अच्छा बुरा समझती है, उस हिसाब से वो काम करेगी। चलिए, जनता के ऊपर आपको भरोसा है, जनता के ऊपर आपको विश्वास है, लेकिन अतुल यादव जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, और ऐसे में क्योंकि आप लोग तो अभी से, क्योंकि जोश आपका हाई नजर आ रहा है लोकसभा चुनाव में जो आपके लिए परिणाम आए हैं, और कांग्रेस भी काफी उत्साहित है क्योंकि दोनों आप गठबंधन में हैं। आने वाले समय के लिए क्या कुछ आपकी तैयारी और किन मुद्दों के साथ आप उपचुनाव में जाने वाले हैं? जैसे त्यागी जी, जो आपने अभी देखा होगा, आज ही एक स्टेटमेंट एक मतलब जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि दाल के संबंध में कोई क्वेश्चन किया गया था, तो उन्होंने कहा इतनी महंगी नहीं है। तो महंगाई अपने चरम सीमा पे है, चाहे वो फल सब्जियां हो या दलहन हो या तेल हो, तो महंगाई को सरकार कंट्रोल कर ही नहीं पा रही है। हमारे जो मुद्दे थे, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, अन्य चीजें हैं, और शिक्षा है, अग्निवीर योजना है, हम जो मुद्दे लोकसभा में थे वही हम आगामी जो 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव होने जा रहे हैं, हम उन्हीं मुद्दों से और अपनी उसी रणनीति के साथ हम चुनाव में जाएंगे, और हम जो है 10 की 10 सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। और जनता जो इस समय है वो इंडिया गठबंधन यानी समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आशा लगाए उत्तर प्रदेश। मतलब कुल मिलाकर जिन मुद्दों पर आपने सदन में घेरा था भारतीय जनता पार्टी को, उन्हीं मुद्दों पर आप सड़क पर घेरते हुए नजर आएंगे, ये माना जाए उपचुनाव से पहले? सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी अपनी नीतियों के साथ जाएगी। हम विकास की बात करते थे आपके चैनल पर, चुनाव में लगातार मैं आपके चैनल पर लगातार जुड़ा रहा, और जिन मुद्दों के साथ हमने अपनी बात जनता के बीच में रखी थी, और उन्हीं मुद्दों के साथ हम उपचुनाव में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, चुनाव की घोषणा जितनी जल्दी, हम अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं, और हमारे तरफ से संगठनात्मक तरीके से तैयारी पूरी करी जा चुकी है। चुनाव किसी भी दिन हो जाए, और 10 की 10 सीटें जो उपचुनाव में जो होने जाएगा, उसमें 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन भारी से भारी मतों से जीतेगा। और मैं आज एक चीज बता दूं, हमारा नया अच्छा ये तो बता दीजिए कि 10 की 10 सीटें जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस और आप दोनों मिलकर जीतने वाले हैं या अकेले ही साइकिल दौड़ेगी? ऋषि त्यागी जी, आप एक समझदार पार्टी के एंकर, मतलब पार्टी सॉरी मैं वो मतलब अपने चैनल के एंकर हैं, आप ही समझ सकते हैं जो ये जो गठबंधन है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है, प्रवक्ताओं के स्तर का मामला नहीं होता है। पर ये जरूर कह सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कांग्रेस के शीर्ष लीडर सम्मानित जितने भी माननीय गण हैं, उनके बीच में ये तय हो जाएगा कि कौन कैसे लड़ेगा, और आपसी तालमेल से लड़ेंगे, और हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। हाँ, ये है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा दल है, और अपना बड़ा दल का हम रुतबा हमेशा बरकरार रखेंगे। और यह है कि जो हमारे साथी गठबंधन है, उनको भी हम कम तरह के नहीं चलेंगे, उनका जहां सम्मान होगा हम सम्मान करके चलेंगे। मतलब इतना मैं आपसे इस पर बता दूंगा सर। ठीक है, क्योंकि तमाम मुद्दे जिन पर आपको घेरने वाली है सपा और कांग्रेस, ये यहाँ पर अतुल यादव जी ने, डॉक्टर विजय खैरा जी साफ कर दिया। लेकिन आप लोकसभा चुनाव में भी लगातार परिवार का मुद्दा उठाते रहे, और आपने कहा कि इन लोगों को परिवार से ज्यादा कोई प्रिय है ही नहीं। अब देखिए, कांग्रेस और सपा इस बात को अब लगातार कहती रही है कि हम परिवारवाद की बात अब नहीं करते हैं, पर उपचुनाव में देहरा विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर भी चुनाव लड़ रही हैं। इसको लेकर आपकी टिप्पणी? सवाल ही नहीं, एक्चुअली परिवारवाद की अभी भाषा ही लगता है इन लोगों के समझ में नहीं आ रही। कोई परिवार में 4 भी अगर राजनीति करना चाहे तो 4 भी कर सकते हैं, पूरा परिवार के 8 करें तो 8 भी करें, वो एक अलग चैप्टर है। राजनीति करना अलग है, लेकिन राजनीति में पार्टियों का ट्रांसफर करना पीढ़ी दर पीढ़ी, इसकी बात कर रहा हूँ। कोई भारतीय जनता पार्टी में एक बता दे कोई प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी किसी के परिवार का दूसरा आदमी कभी भी बना हो, आज तक भी एक भी नहीं बना, कई उदाहरण तक के लिए। और इनकी पार्टी में मैं पीढ़ी की पीढ़ी दिखा रहा हूँ। कांग्रेस में 5 पीढ़ियां हो गई हैं, वही अध्यक्ष, वही उन्हीं के बच्चे। यही समाजवादी पार्टी का हाल है, यही ममता जी ने अपनी ट्रांसफर कर रही है, यही सारे लोग समाजवादी पार्टी ने किया। मतलब आप देख तो लीजिए, यही शरद पवार जी कर रहे हैं, वो परिवारवाद है। ये थोड़े अगर एक परिवार में 2 आदमी 3 आदमी राजनीति कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है तो वो तो हर आदमी स्वतंत्र है। ये थोड़ी कि एक परिवार में अगर एक बच्चा पैदा हो गया तो दूसरे के लिए आप रोक लेंगे राजनीति करने से, ये तो है।
हर एक को हक है ग्रो होने का, लेकिन जो जबरदस्ती थोप के जनता के ऊपर पार्टियों को और फिर अपने बच्चों के उसके ऊपर थोप के जो हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद आज भी कांग्रेस पार्टी के सारा परिवार इकट्ठा हो गया, उसके बावजूद भी अभी 3 अंक नहीं टच कर पाए है। और बार बार कह रहे हमने भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं मुद्दों पे आप फिर लड़ लो ना, क्या है, हम जीते तो हम तब भी है ना, सीटें तो कम हुई, जीते तो हम तब भी हैं, हाईएस्ट हम तब भी हैं, सरकार तब भी हमारी ही बनी है, जनता ने बनाई है, तो उसमें क्या चौड़ा होने की बात है। आप उन्हीं मुद्दों पे लड़ो, फिर आ रहोगे, फिर हमारी बन जाएगी। सवाल को कम और ज्यादा का है, उसका सवाल है, वो हमारी जो आपने हमारी कमियां हैं या जो भी गलती हुई है उसको हमने ढूंढ लिया है। ठीक है रोहन जी, वो कह रहे हैं भले ही हमारे नंबर इस बार कम आए हैं, लेकिन अव्वल तो हम ही रहे हैं, परीक्षा में तो हम ही पास हुए हैं, आप तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। और जिस तरीके से अभी अतुल यादव जी भी बात कर रहे थे 10 सीटों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होना है सर, वहां पर अपनी स्थिति को आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? हालांकि राहुल गांधी की स्थिति तो इस समय काफी मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि हाथरस में जब हादसा हुआ तो राहुल गांधी वहां पर पहुंचे, मणिपुर में वो पहुंचे, और जहां हिंसा से पीड़ित जो राज्य हैं बीजेपी शासित, वहां पर राहुल गांधी लगातार पहुंच रहे हैं, जनता के दुख दर्द को बांटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इन 10 सीटों को लेकर, आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, बात इतनी सी है कि ये जो घमंड है ना, सरकार हमारी ही बनी है, हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने हैं, ये घमंड का ही कारण है कि ये 240 आ गए हैं। और नरेंद्र मोदी किस तरह प्रधानमंत्री बने, किस तरह की स्थिति है, पूरा देश देख रहा है। पहले दिन एक अकेला सब पे भारी, पहले दिन से चिल्लाना शुरू करते थे 400 पार 240 पे आके गिर गए। सब इधर से कोई ठेल रहा, कोई उधर से ठेल रहा, धकिया रहे हैं सारे लोग, और उसके बाद भी घमंड आसमान पर है। तो अभी वो भी घमंड भी आएगा, और सब अभी समझ में आएगा, रिजल्ट आने दीजिए, चुनाव का भी आएगा। और अभी नायडू जी और नीतीश जी बैठे ही हैं, ये दो लोग कंधे पे उठा के ढो रहे हैं, और जिस दिन मन करेगा उस दिन धक्किया के गिरा देंगे। तब तक के लिए इनको खुश रहने का अधिकार है। ठीक है, लगातार क्योंकि इसी बात को लेकर देखिए डॉक्टर विजय खेरा जी, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, वो यही कहते हुए आपको आ रहे हैं कि जो आपकी सरकार है वो सिर्फ बैसाखियों के सहारे चल रही है, और जिस दिन नीतीश आपसे अलग हो जाएंगे, अगर उनके मन में कभी ऐसा ख्याल आया तो आप सोचिए कि फिर आपकी स्थिति क्या होगी। इसी मुद्दे को लेकर लगातार आपको ये घेरने का कार्य कर रहे हैं। एक सेकंड में बता देता हूँ। देखिए, बैसाखियां क्या कहलाती है। कांग्रेस में पहली सरकार नरसिम्हा राव ने 146 लोकसभा सदस्यों पे चलाई थी, वो बैसाखी कहलाती है कि तुम्हारे भी नहीं हो। बैसाखी क्या कहलाती है? मनमोहन सिंह जी ने सरकार चलाई थी 150 के ऊपर, फिर चलाई थी 200 के ऊपर, वो बैसाखी। ये बैसाखी नहीं कहलाती कि हम 240 में बैठे हैं और आप 150 में सरकार चला रहे हो, उसको बैसाखी नहीं मानते हो। तो पूरा लंगड़े थे दोनों पांव से, आप बैसाखी लायक भी नहीं थे, फिर भी चला रहे थे आप। और हमसे यहाँ 240 और अलायंस के साथ जीत के, आप तो बिना अलायंस के आए थे। तो अपने आप को पहले तो बैसाखी ये समझ लीजिए कि बैसाखी होती क्या है। और दूसरा, आप बार बार हमसे कह रहे हैं चलिए सर, माफी चाहूंगी, समय का अभाव है, माफी चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जोड़ने के लिए। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।